हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरण्या। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। प्रीवियस जो क्लास था उसमें हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया था। आज से केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस के सेगमेंट था क्लास 10 टू अप टू क्लास 10 जितने भी साइंसेस था उसके बीच में एक स्पेसिफिक सेगमेंट केमिस्ट्री को लेके आज हम बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है that is the states of matter. That is states of matter. तो हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं जिसको पदार्थ बोलते हैं वो कौन कौन से स्टेट में रह सकते हैं, कौन कौन से स्थिति में रह सकते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसके बीच में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कैसे बोलते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हमें देखना है कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ वो चीज है जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है। जैसे अगर कोई चेयर है वो एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है, टेबल है वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, अगर पानी आप एक जगह पे रख देंगे तो वो भी एक स्टेट को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे कल गैस की बात हो रही थी तो गैस भी एक जगह पे अगर रहेगा, जैसे ये पूरे घर में खाली तो कुछ नहीं रह सकता, वैक्यूम नहीं हो सकते, तो क्या है कि गैस फील्ड है, ऑक्सीजन फील्ड है, इसीलिए हम श्वास ले पा रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ जो अगर एरिया ऑक्युपाई करके रखते हैं तो उसको मैटर कहते हैं। एंड क्या है, जब भी ये एक जगह, जब भी इसके स्टेट्स चेंज होते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। अगर इसका कोई स्पेस चेंज होता है तो वो उस बदलते स्थान को बदलने के लिए वो रेजिस्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, वाटर है, एयर है, सैंड है, कोई भी कोई लोहे का सामान हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, वो मैटर है। अब क्या है, मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। जैसे एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। एंड सॉलिड लिक्विड गैस में ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये प्रोसेस को हम कैसे कैसे बात करेंगे इस पे आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या है कि इसके जो शेप है वो एक स्पेसिफिक है, उसके जो आकार है वो स्पेसिफिक है, वॉल्यूम स्पेसिफिक है। एंड अगर किसी जगह पे आप उसको बिठा के रखेंगे, जिस शेप पे बिठा के रखेंगे वो उसी शेप में रहेगा। जैसे क्या बात कर रहे थे, लाइक आयरन रॉड, लोहे की अगर कोई रॉड है वो हो सकता है, वुडन चेयर है, पीस ऑफ आइस, अगर आइस क्यूब आप एक जगह पे रख देते हैं तो वो आइस क्यूब भी एक सॉलिड बन के ही रहता है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। ठीक है, एंड इसके जो मोशंस होते हैं दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब मॉलिक्यूल्स तो, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स तो बैठा नहीं रह सकता, तो इन ये मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत छोटे एरिया पे होती है, और उसी की वजह से इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होते हैं। आप अगर लोहे के रॉड को मोड़ना चाहेंगे तो नहीं मोड़ सकते ना, क्योंकि लोहे की जो मॉलिक्यूल्स है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए ऑलमोस्ट फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं। दे आर फिक्स्ड इन पोजीशंस, दे आर फॉर सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डिफिकल्ट टू चेंज। किसी भी मैटर का कोई अगर शेप चेंज करना चाहे तो रेजिस्ट क्यों करता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स अपने जगह से हटने में रेजिस्ट करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा है, सॉलिड में दोनों के बीच में गैपिंग बहुत कम होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग बहुत कम है, और इसीलिए शेप भी चेंज नहीं करता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिजिड होगी, फिक्स्ड शेप होगी, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगी। अगर आपने एक लोहा का कुछ रखा है तो 2 दिन बाद आके इसकी शेप ऐसा नहीं बन जाएगा, शेप जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो और अगर वही लोहा है तो उसके वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो जाएगा। अगर कोई ग्लास आप बना के रखे हैं, ये अगर 50 ml का ग्लास है तो ये 3 दिन बाद 70 ml नहीं हो जाएगा,
50 ml तो 50 ml ही रहेगा, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है और रिजिड है, ठीक है। ये है सॉलिड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड में, जिसे हिंदी में तरल पदार्थ कहते हैं। लिक्विड का क्या सीन है? ये भी एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसके शेप इनडिफिनाइट है। शेप कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी ग्लास में पानी रखेंगे तो ग्लास के शेप होगा, अगर बॉटल में पानी रखेंगे तो बॉटल के शेप का होगा, तो बॉटल के शेप का होगा। अगर आप किसी एक कटोरे में रखोगे तो उसके शेप का होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप पे रह सकता है, बट वॉल्यूम सबके सेम होगा। अगर 50 ml है तो ये 50 ml जब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो भी 50 ml ही रहेगा, अगर आप नहीं गिरा देंगे। अगर बॉटल में ट्रांसफर करेंगे तो भी 50 ml ही रहेगा, राइट। तो इसके क्या है, शेप इंडेफिनाइट है, शेप इज इंडेफिनाइट पर वॉल्यूम डेफिनिट, ठीक है। तो इसको फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड या लिक्विड कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पानी हो सकता है, टार्पेंटाइन हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल है, कोई भी अल्कोहल है, पानी है, सब कुछ लिक्विड है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, रिजिड नहीं है। किसी भी जिस आकार के आप जगह पे रखेंगे उसी आकार हो जाएगा, तो रिजिड नहीं है, फिक्स्ड कोई शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर आप 10 ml की अल्कोहल लेते हैं तो वो 10 ml ही रहेगा। अगर आप बॉटल में ले रहे हैं तो भी इसमें जितना होगा, अगर आप ग्लास में ट्रांसफर करेंगे तो वो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज लिक्विड। नेक्स्ट आते हैं गैस। गैस का क्या है, ये भी एक फिजिकल स्टेट है जहां पे शेप जो है एंड वॉल्यूम बोथ आर अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है, और गैपिंग इतना ज्यादा कि एक दूसरे के अलावा भी दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये कभी इसके पास जा सकता है, कभी इसके पास जा सकता है, कभी इसके पास जा सकता है, कभी इसके पास जा सकते हैं, किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो क्या है कि इसके कोई सर्टेन वॉल्यूम भी नहीं है। जैसे अगर आप एलपीजी के सिलेंडर देखते हैं, तो अगर एलपीजी सिलेंडर के गैस नॉब को आप ओपन कर देंगे तो क्या होगा, पूरे एलपीजी का गैस पूरे घर में भर जाएगा। बट उसी को अगर आप स्पेसिफिक तरीके से एक सिलेंडर में भर सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं है। एक अमाउंट का गैस आप एलपीजी सिलेंडर में 15 केजी के सिलेंडर पे भी रख सकते हैं, 25 केजी के सिलेंडर पे भी रख सकते हैं, तो कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसीलिए इसके फिक्स्ड कोई साइज भी नहीं है, शेप भी नहीं है एंड वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं गैस। एग्जाम्पल क्या है, एयर है, ऑक्सीजन है, दूसरा मैंने एलपीजी का बताया। गैसेस हैव नो सरफेस एंड हाईली एक्सपेंडेबल। तो इसके कोई स्पेसिफिक सरफेस नहीं है। जैसा हम सॉलिड पे बात कर रहे थे, सॉलिड की एक सरफेस है, ये है ऊपर सरफेस सॉलिड की, है ना। दिस इज सॉलिड का ऊपर सरफेस, दिस इज मीडियम साइड की सरफेस है। तो बट गैस का क्या है, गैस का कोई ऐसा सरफेस ही नहीं है। आप इस बोर्ड के ऊपर भी जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैमरे के पास भी हो सकता है। तो क्या है कि इसका शेप रिजिड, ये रिजिड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, शेप रिजिड नहीं है, इसका वॉल्यूम भी रिजिड नहीं है, ठीक है। एंड एग्जांपल आप याद रखना, एलपीजी जो आप एक कॉमर्शियल सिलेंडर पे भी भर सकते हैं, उसका जो साइज होगा, एक डोमेस्टिक जो गैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उस पे भी आप रख सकते हैं। ऑक्सीजन की सिलेंडर वैसे ही है, ठीक है। तो इसे गैस कहते हैं। नेक्स्ट और दो टाइप के मैटर मिलते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसके बारे में मैं कल एग्जाम्पल पे बता रही थी। तो प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये कुछ ही साल हुए हैं जो डिस्कवर किया गया है। ये मोस्टली क्या होता है, कॉन्वेंशनल सॉलिड लिक्विड गैस से अलग होती है, बट इसे आयोनाइज्ड गैस कंडीशन, approximately equal number of positively and negatively charged particles,
जब हम एटॉम को लेके बात करेंगे, एटॉम पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स ये दोनों के बारे में पता चलेगा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, कोई अगर मैटर है तो इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स का नंबर एंड नेगेटिव पार्टिकल्स का नंबर सेम होता है, ठीक है, ये होता है प्लाज्मा। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा कौन कैसे फॉर्म होता है पता है, जब लाइटनिंग होती है तो इन दैट मोमेंट, लाइटनिंग बारिश के टाइम पे होती है, तो लाइटनिंग में एट दैट मोमेंट थोड़े टाइम के लिए एयर में प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है लाइटनिंग के टाइम, ठीक है, तो इस टाइम पे प्लाज्मा देखते हैं। नेक्स्ट आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 1995 पे मिला था। रिसर्चर्स मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का, क्योंकि आइंस्टाइन एंड बोस दोनों ही बहुत पहले इसके बारे में बता के गए थे, बट फिजिकली कोई कंडीशन नहीं मिला था इस मैटर के लिए, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एंड फॉर्म कैसे करता है, व्हेन पार्टिकल्स आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इसको अगर हम सॉलिडिफाई कर देते हैं तो उसे कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। अब ये होता है -80 डिग्री टेम्परेचर में, ये ड्राई आइस फॉर्मेशन हो जाए। बट अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर है तो वो है -273, इस टेम्परेचर में इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं या फिर 0 केल्विन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर में सिंगल क्वांटम ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है जो वेव की तरह एक्ट करता है, तो इसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको याद रखना है कि कौन से टेम्परेचर में फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, और ये एब्सोल्यूट, इसको याद रखना, जीरो टेम्परेचर होता है आइदर 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होता है जब एक, और वो किस तरीके से बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट कुछ चीजें हमें याद रखना है, जैसे ये जितने सॉलिड लिक्विड गैस हमने पढ़ा है, सॉलिड फ्लूइड गैस, ये तीन कहाँ पे दिखते हैं, नॉर्मल लाइफ में वाटर में दिखते हैं, वाटर में तीनों ही हमें देखने को मिलता है। बाकी हम स्पेसिफिक मेकानाइज्ड मेथड पे बना सकते हैं, बट वो नेचुरली अवेलेबल नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल कोई बता सकते हैं, कमेंट पे बताइए। तो उसे क्या, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस अगर जा सकते हैं तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आयोडीन। आयोडीन अगर आप देखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, बट जैसे ही उसको हम ओपन, उसके जगह से ओपन करते हैं तो वो गैस फॉर्म कर देता है। कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, साथ में नैप्थलीन। नैप्थलीन भी एक ऐसा है कि आप अगर सॉलिड कंडीशन में रख देंगे, अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो कुछ दिन बाद छोटा साइज का हो जाता है ना, अगर इतना बड़ा बॉल है तो वो, अगर इतना बड़ा बॉल है तो ऐसे हो जाएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद मिलता ही नहीं है। तो क्या है, नैप्थलीन का भी ये जो चेंजेस होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सी, मैंने बोला था कि नॉर्मल आपकी डे टू डे एवरीडे लाइफ में साइंस को देखने को मिलेगा, जैसे हम नैप्थलीन का यूज कर रहे हैं, कपूर का बोल रहे हैं, आयोडीन है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या था, प्लाज्मा था। एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है। तो ये हो गया कितने टाइप के मैटर्स हो सकते हैं, 5 टाइप के मैटर है।
नॉर्मली नेचुरली अवेलेबल कौन कौन से है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्पेसिफिक कंडीशन में प्लाज्मा बनते हैं, वो भी नेचुरली होता है, बस प्लाज्मा बनते हैं। एंड साइंटिफिक वे में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। यहाँ पे बोस कौन है? बोस इज सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्र बोस जो फेमस साइंटिस्ट थे, एंड आइंस्टाइन को सब जानते हैं। तो अब चेंज कैसे कर सकते हैं? आप सॉलिड से लिक्विड पे, सॉलिड से लिक्विड पे जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, वाटर तो जाता ही है, लिक्विड से गैस, वाटर वेपर होता है। अब ऑपोजिट भी हो सकते हैं, तो वो किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेट चेंज हो सकता है कैसे होता है? दैट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, किसी अगर आइस का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तो वो 0 डिग्री की आइस है या फिर -10 डिग्री की आइस है, उसको अगर आप धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, तो पहले 0 डिग्री की आइस बनेगा, -10 डिग्री का अगर आइस है, इसको आप हीट कर रहे हैं, हीट के साइन को ऐसे दिखाते हैं, दिस इज हीट। तो पहले आप हीट देते थे तो 0 डिग्री की आइस फॉर्म होगी, उसके बाद फिर से हीट देंगे तो फिर 0 डिग्री की वाटर फॉर्म होगी। अगर फिर से हीट देते रहे तो 0 डिग्री से ये 10 डिग्री होगी, 10 डिग्री से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, उसके बाद 100 डिग्री की हो जाएगी, फिर 100 डिग्री से वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर होगा। मतलब क्या है, ये सिचुएशन गैस फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हैं या फिर प्रेशर के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप एक जगह पे रख लिया, एक ऐसे बंद जगह है जिसके ऊपर आपने प्रेशर डाला, प्रेशर इतना बढ़ाया, उसको बढ़ाते गए प्रेशर, इतना प्रेशर दिया कि वो फाइनली सॉलिड फॉर्म हो गया। जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज कर देंगे, जैसे ही आप प्रेशर फिर से रिलीज कर देंगे कम करके, तो वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगा। ये आइस फॉर्म हो गया था, ड्राई आइस। तो टेम्परेचर के थ्रू हो सकता है, जैसा एग्जांपल मैंने वाटर का दिया, या फिर प्रेशर के थ्रू हो सकता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे वुड, स्टोन, ये सारे चीज का हमेशा सॉलिड स्टेट में ही होता है, ये कभी भी लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होता। आप कितना भी प्रेशर चेंज करें, आप कितना भी टेम्परेचर चेंज करें, कुछ कुछ ऐसे रॉक्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे सॉलिड होंगे, जैसे वुड है, जैसे स्टोन है, सैंड है, वो हमेशा ही सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या था, आप अगर हीट बढ़ाते रहे, आप अगर हीट बढ़ाते रहे तो सॉलिड था, ये क्या था? एग्जाम्पल आइस, जहां पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो डिस्टेंस क्या है? देखिए एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ये सारे लिंक्ड है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ये हीट बढ़ा रहे हैं, तो क्या है कि वाटर फॉर्म कर लिया। वाटर में क्या है कि डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो जाए, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस उतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है कि स्टीम, स्टीम में आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो क्या गैस की तरह बिहेव करने लगा। मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस बहुत है, कि एक दूसरे के साथ आसपास भी आ सकते हैं या फिर दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है गैस। एंड उसके बाद अगर टेम्परेचर या फिर एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाए आपको, तब प्लाज्मा की फॉर्म होती है। जैसे
और प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे लाइटनिंग की एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस मोमेंट पे जितने भी एयर है या फिर वाटर मॉलिक्यूल है, सब में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, दोनों के नंबर सेम है, तो वो होती है आयोनाइज्ड गैस। दिस इज प्लाज्मा। इवन सन में भी आपको प्लाज्मा सिचुएशन देखने को मिलेगा। इसके जो कोर है, सन के कोर में, वो भी प्लाज्मा फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड सन में अब ये भी आप लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि सन के जो कोर है उसके आउटर लेयर कोरोना जिसे कहते हैं, उसमें टेम्परेचर और भी ज्यादा है, तो प्लाज्मा सन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चेंज किस तरीके से होता है, एक सेम मैटर पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किस तरीके से चेंज हो सकता है, वो आपको याद रखना है। कैसे हो सकता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर, ये दोनों चीज याद रखना है। वाटर की एग्जांपल मैंने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली टेम्परेचर चेंज से ही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैंने एग्जांपल दिया था, वो याद रखना है कि प्रेशर के चेंज करके भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कमेंट पे भी आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई भी डाउट है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अब सॉलिड स्टेट से लिक्विड पे अगर जाना है तो ऐसा कोई एक पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद सॉलिड जैसे आइस मेल्ट कर जाता है या फिर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जो पॉइंट है, वो जो टेम्परेचर है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी हो सकता है, ये एक टेम्परेचर के रेंज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैटर। वो किस तरीके का सॉलिड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म होगा या फिर एक टेम्परेचर रेंज में वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म होगा। सिंगल टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड फॉर्म क्या है, जैसे वाटर 0 डिग्री पे होती है ना। टेम्परेचर रेंज का एग्जांपल क्या है? घी और बटर। इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर किसी को पता है? बट गर्मी के टाइम पे घी लिक्विड होता है, सर्दी के टाइम पे घी सॉलिड हो जाता है। सिमिलरली बटर अगर आप फ्रीज पे रखते हैं तो टेम्परेचर कम है, ये सॉलिड रहेगा। अगर गर्मी के टाइम पे इसको बाहर रख देंगे तो ये लिक्विड हो जाता है ना। तो एक ऐसा टेम्परेचर होनी चाहिए जिस टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन द हीटिंग, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच द स्टेट चेंजेस इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि लिक्विड सॉलिड सब्सटेंट जब लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है ऑन हीटिंग, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने उसको हिट किया, आइस को अगर आपने हिट किया तो क्या है, वो वाटर बनेगा, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनेगा, 0 डिग्री पे चेंज होगा, एट व्हिच द स्टेट चेंजेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वाटर की मेल्टिंग पॉइंट, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री है, ठीक है। इन मोस्ट सॉलिड्स दिस चेंज ऑकर एट पर्टिकुलर प्रेशर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब क्या है कि नॉट ओनली टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर चेंज कर देंगे तो भी ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है ये चेंज हो जाता है। जैसे आइस के लिए किस किस तरीके से चेंज हो सकता है इस पे भी हम बात करेंगे, बट मेल्टिंग पॉइंट हमने क्या, ये जो स्टेट्स की चेंजेस होती है ये हमने क्या कहा था, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 0 डिग्री रखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा,
अगर प्रेशर को भी आपने चेंज कर दिया तो ये 0 डिग्री भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है कि अगर इसको अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो भी तभी ये टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और क्या है, जब आप मान लीजिए कि आपने 6 आइस क्यूब का एक बॉक्स रखा है। अब आपने 6 आइस क्यूब का एक बॉक्स रखा है। ठीक है, तो ये 6 आइस क्यूब को आपने एक जगह पे रखा है और हीट कर रहे हैं। ये हीटिंग हो रही है। ठीक है, तो जब तक ये 6 आइस क्यूब कंप्लीटली वाटर फॉर्म नहीं होता है तब तक के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सब कांस्टेंट रहेगा। एज लॉन्ग एज द सब्सटेंस रिमेन्स मोल्टन डाउन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो ये 6 अगर आइस क्यूब है, ये 6 आइस क्यूब जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये आइस है तो 0 डिग्री पे रखा था, तो जब तक ये 0 डिग्री की वाटर फॉर्म नहीं कर लेता पूरा, तब तक के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा तो, क्योंकि कोई ना दो अगर वेरिएबल है टेम्परेचर और प्रेशर, तो किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, प्रेशर भी चेंज कर रहा है, तब तो दूसरी तरीके से वो बिहेव करेगा। तो हमारी समझने की आसानी के लिए एक किसी कंडीशन को कांस्टेंट रखना होगा। तो अगर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब तक आइस पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ये 0 डिग्री की वाटर बन गई, उसके बाद तब भी हम अगर इसको हीट कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना होगा। आई होप मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस एट द पार्टिकुलर प्रेशर। तो मतलब अगर आइस मेल्ट करके वाटर हो रहा था तो वो आइस के लिए मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर है। बट वाटर अगर फ्रीज करके आइस हो रहा है तो वही उसके लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और ये दोनों ही क्या है? 0 डिग्री है। तो अभी तक हमने सॉलिड के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, अब हम लिक्विड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वही लिक्विड के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जैसे देखिए, सी द मेल्टिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर द सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए यही पानी में, ये पानी हमने रखा है, इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, चुटकी भर नमक डाल दिया, तो क्या होगा? जो प्योर वाटर था, ये सब हमने अभी तक प्योर वाटर की बात कर रहे थे, अब प्योर वाटर में अगर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया
तो क्या होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही चेंज हो जाएगा और वाटर के लिए वो कम हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इम्प्योरिटीज both the freezing point and the melting point of the substance decreases। तो यही अगर हम थोड़ा सा पानी में नमक डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पता है, -22 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री से ये चेंज होके -22 हो जाता है, बस थोड़ा सा नमक डालने पे। तो इस तरीके से अगर हम अभी तक प्योर की बात कर रहे थे, जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा, अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज आती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एवरीथिंग चेंज हो जाता है इन कांस्टेंट प्रेशर। तो हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर को अगर हम स्टेट चेंज करते टाइम चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखनी होगी। ओके, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब प्रेशर की इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे होता है। कुछ कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मैटर रहते हैं जिसके इम्प्योरिटीज में या फिर जिसके प्रेशर चेंज होने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो जितना आप प्रेशर डालेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे वैक्स, कॉपर, जितना हम प्रेशर देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता है। ठीक है, दूसरा एक टाइप होता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ साथ कम हो जाता है। जैसे जैसे लाइक कास्ट आयरन, आइस। इसका आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। सबने काला खट्टा या फिर गोला खाया होगा बचपन में, हर किसी ने खाया है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आइस के ब्लॉक्स होते हैं, इस टाइप के आइस के ब्लॉक्स होते हैं, उसको तोड़ के छोटा छोटा आइस के टुकड़े बना लेते हैं और उसको बिल्कुल एकदम से चूरा बना लेते हैं। ठीक है, चूरा बना लेते हैं। अब इस पे हम अलग से सिरप डालते हैं। ठीक है, इस पे हमने सिरप ऐड किया तो ये जो बर्फ का चूरा था ये अब क्या एक फ्लेवर्ड हो गया। इसमें आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं या फिर कोई भी सिरप डाल सकते हैं, कोई भी मैंगो डालते हैं, कोई भी सिरप डालते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो चूरा था इसको हाथ के या फिर मशीन के मदद से ऐसे प्रेस करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करेगा तो ये जो बर्फ का चूरा बना हुआ था इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, हम प्रेस कर रहे हैं तो इस पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इस पे जैसे ही प्रेशर आया तो जैसा आप अगर हाथ से कर रहे थे तो हाथ के शेप में फिर से गोला बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बर्फ के सरफेस पे प्रेशर पड़ा तो चूरे, अगर मान लीजिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। जैसे ही इसके ऊपर आउटसाइड से प्रेशर आ रहा है तो ये दोनों मिलके एक बड़ा साइज बन गया। क्यों? क्योंकि बीच में इसके जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो गया एंड कम होने की वजह से दोनों के बीच में जो गैप था वो कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पहले छोटा छोटा अलग अलग पार्ट था ये फिर से बड़ा सॉलिड बन गया। तो अब हम जो खाते हैं इसको बर्फ डालने के बाद भी फिर से गोला कैसे बनाया जाता है, समझ में आ रहा है सबको? दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द फिजिकल साइंस कि जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कुछ कुछ का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और जैसे ये प्रेशर को हटा लेंगे फिर से वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो वैसे ही रहेगा, नहीं, जैसे ही आपने प्रेशर हटाया वो मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ गया। तो जैसे ही ये चूरा साथ में आया था, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि डिक्रीज हो जाने के बाद इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने के बाद अब वो प्रेशर हट गया, तो जैसा जिस कंडीशन में प्रेशर हट गया था उसी कंडीशन में वो सॉलिड फॉर्म कर गया फिर से। तो उसी की वजह से ये बर्फ के गोला फॉर्म हो गया। तो दिस इज अ बेसिक साइंस
जो हम एवरीडे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप प्रेशर का इफेक्ट क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम का इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि मोस्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जितने भी हैं, दे इंक्रीज वॉल्यूम इन मेल्टिंग। मेल्ट के बाद उनके वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये सॉलिड है, ये इसका मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग होने के बाद वो अपने ही लिक्विड में मिक्स हो जाता है। तो ये होती है वॉल्यूम का इफेक्ट। क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है वो उसके वॉल्यूम इंक्रीज होती है। उसका एग्जांपल क्या है, कास्ट आयरन है, आइस है, एंटीमनी, बिस्मथ, ब्रश, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है। इनके वॉल्यूम श्रिंक करते हैं, इनके वॉल्यूम श्रिंक करते हैं जो मेल्ट होने के बाद। तो मेल्ट होने के बाद इनका जो वॉल्यूम था वो कम हो जाता है। कुछ का क्या होता है, बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है। जैसा कास्ट आयरन, आइस, एंटीमनी, बिस्मथ, ब्रश। तो ये क्या होते हैं कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो अपने ही लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है। किसी ने देखा है कि आइस की अगर वाटर की ग्लास है तो इसके ऊपर आइस नीचे की तरफ है, आइस हमेशा ऊपर की तरफ फ्लोट करता है ना। ये कभी नहीं होता, दिस इज नॉट ए सिचुएशन। तो क्या है कि आइस जो है वो हमेशा ऊपर फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि श्रिंक हो जाता है ये मेल्ट होने के बाद, इसका वॉल्यूम क्या होता है, श्रिंक होता है। ड्यू टू दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन वार्म वाटर। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर के वाटर में 0 डिग्री या फिर -10 डिग्री के टेम्परेचर का आइस रखते हैं तो वो हमेशा फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, दिस इज अ फैक्ट। आपको क्या याद रखना है कि आइस जो है एंड बाकी सारे श्रिंक करता है अपना वॉल्यूम, एंड उसी के वजह से आइस वार्म वाटर के ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कास्ट में मोल्ड होते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, कोई भी जो कास्ट में मोल्ड होता है वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। जिसको भी आप कास्ट पे मोल्ड कर सकते हैं, आइस को कास्ट पे मोल्ड नहीं कर सकते ना। तो जितने भी सॉलिड ऐसे हैं जो कास्ट पे मोल्ड हो सकता है उसके वॉल्यूम सॉलिडिफाई होने के बाद बढ़ जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिकॉज ओनली दे कैन कंप्लीटली अटेन द शेप ऑफ मोल्ड। तो अगर साइज कम हो जाएगा, अगर साइज छोटा हो जाएगा तो मोल्ड से तो छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम उसी सारे मेटल्स को, उसी सारे मैटर्स को मोल्ड करते हैं जो टेम्परेचर चेंज के बाद या फिर प्रेशर चेंज के बाद उसके जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि इंक्रीज होती है। जैसे प्रिंटिंग मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेड फ्रॉम दैट मटेरियल्स दैट कैन एक्सपैंड व्हेन सॉलिडिफाई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ओके। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसा होगा जो वॉल्यूम जो मेल्टिंग के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ जाता है, कुछ कुछ के मेल्टिंग के साथ साथ वॉल्यूम कम हो जाता है, कुछ के प्रेशर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से साइज चेंज हो जाता है। वो किस किस तरीके की मेटल है वो आपको जानना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो अब हमने लास्ट जो स्लाइड देखा था, लास्ट टू लास्ट स्लाइड, सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एज लॉन्ग एज द सब्सटेंस रिमेन मोल्टेन
द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अब हमें क्या देख रहे हैं, लैटेंट हीट। तो ये क्या होता है, सॉलिड को मेल्ट, अगर कोई सॉलिड को मेल्ट पॉइंट से उसको ज्यादा मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट से, तो एक हीट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी स्टेट को चेंज करने के लिए अगर आप सॉलिड से लिक्विड पे शिफ्ट कर रहे हैं या फिर लिक्विड से गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हीट जनरेट करना पड़ता है, इसको कहते हैं लैटेंट हीट। दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। कैसे, 0 डिग्री की अगर हम आइस की बात करें, 0 डिग्री की आइस और 0 डिग्री की वाटर, 0 डिग्री की आइस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही 0 डिग्री में है, बट एक आइस में है, एक वाटर में है, एक आइस में है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बीच में डिफरेंस है ये लैटेंट हीट। अभी तक सॉलिड लिक्विड गैस पे कैसे चेंज होगा हम बात कर रहे थे, सेम टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा या फिर लिक्विड से गैस पे क्या होगा, अब उस पे बात करते हैं। जैसे ये जो 0 डिग्री की आइस है, इसको अगर 80 कैलोरी हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं, तब ये 0 डिग्री की वाटर फॉर्म कर लेता है। उसमें क्या है कि आप ये जो आइस है इसके टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लैटेंट हीट। ठीक है, तो आइस के लिए ये 80 कैलोरी है। सिमिलरली अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर देखते हैं और 100 डिग्री टेम्परेचर के वाटर वेपर देखते हैं, तो 100 डिग्री पे अगर हम हाथ डाल दिया तो ये जितना जलेगा, 100 डिग्री के वाटर वेपर के अगर सामने हाथ रखते हैं ये ज्यादा जलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लैटेंट हीट। ठीक है, इसका भी एक बहुत स्पेसिफिक कैलोरी है, तो इसको याद रखना है कि कैसे कि सेम टेम्परेचर में स्टेट को चेंज करने के लिए हमें स्पेसिफिक एक टाइप की हीट की जरूरत पड़ता है, उसे कहते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं चाहिए। लैटेंट हीट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड वाटर का ही क्वेश्चन आया था, आरआरबी में ही क्वेश्चन आया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हीट यूजुअली कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत तो ऑब्वियसली पड़ेगी। अगर आपकी 0 डिग्री की आइस है तो आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तभी वो 0 डिग्री की वाटर बनेगा, नहीं तो आइस आइस ही रहेगा ना। Like a piece of ice is mixed in water, the ice will melt, but to melt, it will take heat from the water at the melting point. तो अगर हम आइस को 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री की ही वाटर में रखते हैं तो क्या होगा, आइस मेल्ट करता रहेगा। अब आइस मेल्ट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा हीट कहाँ से आएगा, तो ये 0 डिग्री की टेम्परेचर के वाटर से आएगा। ठीक है, तो और ये 0 डिग्री की टेम्परेचर जैसे ही मतलब वाटर की टेम्परेचर जैसे ही आइस लेना स्टार्ट कर लेगा फॉर द मेल्टिंग, तो क्या होगा कि आइस का जो वाटर की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आइस वाटर के पास भी तो उतना ही हीट है। अगर वहां से आइस मेल्टिंग के लिए हीट लेना स्टार्ट कर लेगा, लैटेंट हीट लेना स्टार्ट कर लेगा, तो फिर वाटर के पास भी तो उतनी ही हीट है, तो वाटर की टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो वाटर की टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा एंड अब जो टोटल मिक्सचर है उसका भी जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप सबको समझ में आ रहा है लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या था। तो द प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। कैसे? जैसे मैंने बर्फ के गोले के बारे में बताया, वैसे ही सिमिलर एग्जांपल क्या है, टू मेक द आइसक्रीम एट होम 1 पार्ट ऑफ सॉल्ट एंड 3 पार्ट ऑफ आइस आर मिक्स्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज -22 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर इम्प्योरिटी होती है तो फॉर आइस या फिर फॉर वाटर
फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, राइट। तो इसीलिए घर में या फिर कहीं पे भी जब आइस जमाना होता है, आइसक्रीम बनाना होता है, तो उसके साथ सॉल्ट मिक्स किया जाता है। इवन अगर आप किसी नॉनवेज मार्केट पे जाते हैं, देखते हैं कोई फिश मार्केट में है, तो फिश समुद्र से अगर लेके आते हैं या फिर तालाब से भी लेके आते हैं, तो उसको फ्रीज करके रखते हैं। वो आइस जल्दी गल ना जाए 0 डिग्री पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में ज्यादा जल्दी मेल्ट ना हो जाए, तो उसके साथ साथ ये सॉल्ट मिलाते हैं। तो आइस के साथ सॉल्ट भी रहता है साथ साथ में, और जो वुड डस्ट है वो भी रहता है। तो ये आइस रहेगा, इसके साथ सॉल्ट रहता है, और एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज बढ़ाने के लिए वुड डस्ट डाल देते हैं। तो ये मार्केट में यूज होता है। मार्केट में जो आइस कमर्शियल यूज होता है, जैसे बड़े बड़े फिश कंटेनर को फ्रीज करने के लिए, या फिर चिकन मटन कोई भी ना मीट को फ्रीज करने के लिए जो आइस यूज होता है, वो हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी इंप्योरिटीज उसमें जानबूझ के मिलाया जाता है ताकि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहे। अगर सॉल्ट मिलाएंगे तो -22 डिग्री होगी। जितना ज्यादा इंप्योरिटीज उतनी कम हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है सबको। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी तक हमने सॉलिड से लिक्विड की बात कर रही थी, सॉलिड से लिक्विड यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस पे लिक्विड से गैस फॉर्म होती है। फर्स्ट है इवेपोरेशन। तो सॉलिड से लिक्विड के दो प्रोसेस है, एक है इवेपोरेशन, दूसरा है बॉइलिंग। और कैसे होता है? जैसे अब वो दोनों प्रोसेस क्या है, एक है इवेपोरेशन, एक है बॉइलिंग। ठीक है, अब इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है? इवेपोरेशन अब लिक्विड से गैस फॉर्म करने के लिए भी जैसे फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक ऐसा टेम्परेचर, मान लीजिए फॉर वाटर इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड स्टेट है वहां से गैस फॉर्म हो जाएगा। तो वाटर से वाटर वेपर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब ये तो बॉइलिंग हो गया कि 100 डिग्री टेम्परेचर आते आते जो वाटर है वो 100 डिग्री के गैस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द लैटेंट हीट। और उसके बाद ये क्या होगा, 100 के बाद उसके बाद अब फिर से टेम्परेचर बढ़ाया 105, 110, तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मिलता है, तो उसके लिए क्या हम बॉइलिंग करते हैं? अगर बॉइलिंग कर रहे होते तो अब तक हम लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि 100 डिग्री की जो टेम्परेचर है उसमें इंसान या फिर कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स जिंदा नहीं रह सकते, वो तो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग के अलावा और कौन से प्रोसेस है? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वाटर इनटू वेपर और द गैस, और द फॉर वाटर इट इज वाटर वेपर एट ए टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या होगी? लिक्विड से गैस फॉर्म होगी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। बीपी 100 डिग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के एग्जांपल क्या है? गर्मी में हम घर से बाहर से घर आते हैं, स्वेटिंग बहुत हो रहा होता है, तो क्या है कि हम अगर कपड़े बदल लेते हैं या फिर जो हाथ खुले रहते हैं, चेहरा खुले रहते हैं, थोड़े टाइम पे
थोड़े टाइम ऐसे फैन के नीचे बैठने के बाद, कूलर के सामने बैठने के बाद वो पसीना चला जाता है, स्वेटिंग बंद हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन, ये प्रोसेस की वजह से। ये सबसे मतलब आसान प्रोसेस है। या फिर मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के लिया लेके आए हैं, या फिर फ्रिज से निकाला है उसको खाने के लिए, उसको पीना है आपको, या फिर कोई भी खाना है वो आपको खाना है, तो उसको आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं। अब थोड़ा टाइम रखने के बाद ये जो बॉटल है, इस बॉटल के साइड पे छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप काफी टाइम तक 1-1.5 घंटा रख लेते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स फिर दिखता नहीं है, कहाँ जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि नीचे पानी फॉर्म हो जाता है, बट वो पानी को भी अगर वैसे ही आप 2-3 दिन रख लेंगे तो वो भी नहीं रहता है। एग्जाम्पल कैसे है कि अगर आपने घर के बालकनी पे या फिर छत पे एक ऐसे प्लेट पे थोड़ा सा पानी रख लिया, मान लीजिए आप बर्ड्स को पिलाना है पानी, तो थोड़ा सा आपने पानी रख लिया, 1 दिन 2 दिन बाद वो खाली हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन। जहां पे लिक्विड से गैस फॉर्म होता है विदाउट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ता, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। आई होप आप सबको क्लियर है। तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इवेपोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है ये हमें जानना है। फर्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। अगर कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 200 या 300 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या वो 35 डिग्री पे इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं। अल्कोहल का टेम्परेचर ऐसे 70-75 के अराउंड रहता है, जल्दी भी इवेपोरेट करते हैं। 100 डिग्री होता है वाटर का, जल्दी इवेपोरेट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम, उसका इवेपोरेशन उतना जल्दी होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होनी होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ये आपको याद रखना है। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम है, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर कोई एक जगह पे 10 डिग्री की वाटर है, ये जितनी जल्दी इवेपोरेट करेगा, अगर 40 डिग्री की सेल्सियस की पानी है तो कौन सा जल्दी इवेपोरेट करेगा? जो बॉइलिंग पॉइंट के पास है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो पास तो ये रहा, तो उतनी जल्दी इवेपोरेशन होती है। जैसे हायर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मोर द इवेपोरेशन। गर्मी में इसीलिए इवेपोरेशन ज्यादा होती है, गर्मी में स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है। ठंडी के टाइम पे जब 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाए, या फिर 10 से 15 के बीच में है, तब जितनी जल्दी इवेपोरेट होता है, वही अगर 35 से 40 डिग्री है गर्मी में टेम्परेचर, तो उसमें ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो ए फैक्टर, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है? ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये घर पे भी ट्राई करके देखना। अगर आप बॉटल में पानी खोल के रखते हैं, कोई बॉटल में पानी खोल के रखा है, या फिर कोई आपने प्लेट में पानी रखा है, ओपन प्लेस पे रखा है, तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा है, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होती है। अगर आप गर्मी के टाइम पे घर पे कोई भगोने पे पानी रख लेते हैं, तो वो जितनी जल्दी होते हैं, अगर आप थाली पे रख लेंगे तो वो पानी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, द एरिया ऑफ ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड। इफ एरिया इज मोर, इवेपोरेशन विल ऑकर रैपिडली। जितनी एरिया बढ़ेगी, इवेपोरेशन उतनी जल्दी होगी। नेक्स्ट क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये फोर्थ फैक्टर है। लिक्विड सरफेस का क्या सीन है कि लिक्विड सरफेस के ऊपर जितनी जल्दी हवा चलेगी, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, आपकी स्वेटिंग हो रहा है, आप अगर फैन से दूर बैठेंगे, पसीना सूखने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप फैन के पास बैठेंगे, पसीना जल्दी सूख जाएगा। तो ये रीजन है कि जितना हवा चलती है, जितना हवा जल्दी जल्दी चलती है, तेज चलती है, उतनी जल्दी इवेपोरेट होता है। Evaporation will be faster when air is changed on the surface of liquid. आप यहाँ पे
5 सेकंड पहले जो एयर था, 5 सेकंड के बाद अगर एयर मूवमेंट हो रही है तो 5 सेकंड बाद दूसरी एयर रहेगी, दूसरी एयर मॉलिक्यूल्स रहेगी और ये थोड़ा आगे चला जाएगा। तो जितना एयर फ्लो होता है इवेपोरेशन उतनी जल्दी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर जितना कम रहेगा इवेपोरेशन उतनी जल्दी होगी। प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अगर एयर फ्लो हो रहा था, अगर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर इसको बढ़ा के हमने 2 कर दिया तो ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है एक्स्ट्रा। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर से प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एयर की मूवमेंट हो रही थी वो नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर जितना कम होता है लिक्विड के ऊपर इवेपोरेशन उतनी जल्दी होती है। तो क्या है कि एयर लिक्विड के सरफेस के ऊपर से अगर एयर ब्लो होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगी, अगर प्रेशर कम होता है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। द मोर द वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस of the liquid increase, the more the rate of evaporation decrease। क्या है, यही सेम इवेपोरेशन एयर के ऊपर है। जैसे क्या है कि ये था प्लेट, यहां से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो प्लेट है इससे इवेपोरेट हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि एयर जितनी जल्दी फ्लो होगी उतनी जल्दी इवेपोरेट होगी, जितना प्रेशर ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी कम होगी। अब मान लीजिए कि कभी भी वाटर रहता है तो उसके ऊपर वाटर वेपर फॉर्म होती है। अब बॉइलिंग अगर नहीं भी होगी तो अब सबको पता है कि इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर रहेगा। तो वाटर वेपर जितना ज्यादा है सरफेस के ऊपर प्रेशर उतनी ज्यादा है। वाटर वेपर की भी तो वजन है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी अगर होंगे वाटर के तो उसके एक प्रेशर तो यही सरफेस पे आएगा। तो ये सरफेस पे अगर वाटर वेपर ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, एंड ये इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। वेपर जितना ज्यादा रहता है सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन की रेट उतनी कम हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स था इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए। इवेपोरेशन प्रोसेस की रेट को कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो हमें पता चल गया। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता है तो फेसबुक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड एंड वेबसाइट पे भी हम अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन्ड है। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये कोई भी डाउट अगर रहता है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब स्टेट्स कैसे, कोई भी मैटर के स्टेट्स कैसे चेंज होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ लिया। तो फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए प्रेशर पे, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल एंड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। द फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो फिक्स्ड प्रेशर में जिस प्रेशर इज फिक्स्ड, जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होते हैं एंड वेपर के फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, बॉयल होके लिक्विड से बॉयल होके वेपर फॉर्म होते हैं या फिर गैस फॉर्म होते हैं, उससे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो सकता है कि कोई एक रेंज हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग के हमने पढ़ा था कि प्रेशर चेंज करके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, मेल्टिंग के टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वैसे ही प्रेशर चेंज करके बॉइलिंग के टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। बॉइलिंग की जो पॉइंट है, टेम्परेचर अगर चेंज होगी, अगर प्रेशर चेंज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस एंड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। तो अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर को अगर हमने कम कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है। और जैसे हमने फ्रीजिंग का क्या देखा था कि इम्प्यूरिटीज अगर मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा, फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। वैसे ही सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट अगर इम्प्यूरिटीज मिले रहते हैं सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड में इम्प्यूरिटीज रहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम प्योर वाटर को बॉयल करते हैं तो वो 0 डिग्री पे बॉयल होता है, बट वही अगर हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया तो यही टेम्परेचर बढ़ के 110 या 112 डिग्री हो जाता है। जितना हम सॉल्ट डालते हैं ये बॉइलिंग टेम्परेचर उतना चेंज होता रहता है, उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ रहा है। तो हमने बेसिकली क्या देखा था कि सॉलिड से लिक्विड पे, लिक्विड से गैस पे ट्रांसफर होते हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग के बारे में हमने देखा कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों चेंज करके मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का हम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली लिक्विड से गैस जब फॉर्म होता है तो उस लिक्विड से गैस फॉर्म के प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें 2 प्रोसेसेस है, एक है बॉइलिंग, एक है इवेपोरेशन। ठीक है। इसके 2 प्रोसेस है, बट गैस से लिक्विड का बस एक ही प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। और वो क्या है कि आप टेम्परेचर चेंज कर लो, टेम्परेचर कम कर लो तो गैस से लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। जैसे जैसे हमने अगर फ्रिज से कोई पॉट या फिर बॉटल निकाल के बाहर रखा है तो पहले क्या था, इसके साइड पे पानी जम जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैस से लिक्विड जब फॉर्म हो जाता है उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। अब सब्लिमेशन को भी लेके बात करेंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म होता है। जैसा एग्जांपल क्या मैंने कहा था, नैप्थलीन, कपूर, कैम्फर, आयोडीन, दीज ये क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म हो जाता है। तो मैकेनिकली हम कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस था, इसको हमने प्रेशर बहुत बढ़ाया तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया, ड्राई आइस। ठीक है। तो ये क्या था, डिपोजिशन था। जैसे ही हमने प्रेशर को फिर से बढ़ा दिया तो ये फिर से गैस फॉर्म हो गया, ये फिर से CO2 फॉर्म हो गया, द प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। हम इन डिटेल ने बात किया है और उसके बाद समरी भी मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। सॉलिड से लिक्विड में फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग होती है, लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होते हैं, एंड गैस और सॉलिड पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन होते हैं। ओके। तो यहां तक हमने बात कर लिया है। अब और एक चीज देखते हैं कि कोई भी मैटर को दूसरे तरीके से भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे मैटर क्या किस किस टाइप का होगा, एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे एंड मिक्सचर्स होंगे। तो ये 3 टाइप के अलग अलग मैटर है। और ये एलिमेंट्स का भी सॉलिड स्टेट हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकता है, गैस स्टेट हो सकता है। कंपाउंड्स के सॉलिड हो सकते हैं, इसके लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे हम बता सकते हैं कि सॉलिड पे बर्फ का गोला था, लिक्विड पे फ्लेवर्ड वाटर हो गया। अगर अब ये जो सिरप से गोला बन रहा था बर्फ का, अगर वही बर्फ को गला के मेल्ट करके वाटर में सिरप डाल दें तो ये फ्लेवर्ड वाटर हो जाएगा। तो ये सारे मैटर्स के सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट हो सकता है, बट
ओनली मैटर के कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करके तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड, थर्ड इज मिक्सचर. ओके, तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, प्योर, एकदम प्योर. जैसे आयरन है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, दीज आर एलिमेंट्स. इट कैन नाइदर बी डिवाइडेड इनटू टू और मेनी सब्सटेंसेस. तो अगर हम लोहा को डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इतना बड़ा एक लोहे का रॉड है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी यही लोहे से बनेगा. उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो लोहे से ही बनेगा. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. दैट नाइदर कैन बी डिवाइडेड in two or more substances in any physical or chemical method. कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो फिजिकल मेथड हो चाहे वो केमिकल मेथड हो, आप किसी भी तरह उसको तोड़ नहीं सकते, और तोड़ने के बाद भी लोहा लोहा ही रहेगा. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स. नॉर कैन बी, अब इसको तोड़ तो नहीं सकते, फॉर्म भी नहीं करा सकते. नॉर कैन बी क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सिंपल सब्सटेंसेस. तो इसको आप ना तो तोड़ के लोहा को तोड़ के लोहा ही बना सकते हैं, या फिर लोहा अगर निकलते हैं तो वो उसी कंडीशन में आएगा, किसी दूसरे तरीके से आप लोहा नहीं बना सकते. तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. जैसा एग्जांपल क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है. वैसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो ये एलिमेंट है. जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट. दिस इज नॉट एन एलिमेंट. क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो दो अलग अलग चीज से बना हुआ है. जो खाने के लिए सॉल्ट यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम तोड़ते हैं, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो सोडियम बनेगा, क्लोरीन बनेगा. ठीक है, तो दीज आर नॉट एलिमेंट्स. These are not elements. तो एलिमेंट का सबको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, जो प्योर है, ये भी प्योर है, बट which can chemically formed by chemical combination of two or more elements in a certain ratio is called compounds. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज द कार्बन डाइऑक्साइड. 1 पार्ट कार्बन चाहिए प्लस 2 पार्ट ऑक्सीजन चाहिए. ये अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम केमिकली फॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली वाटर की मॉलिक्यूल अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है. दिस इज अ कंपाउंड. आई होप सबको समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इसमें एक बहुत स्पेसिफिक चीज हमें याद रखना है कि जैसे वाटर एक कंपाउंड था, इसमें हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है, वो वाटर के प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करता. दो या तीन अलग अलग कंपाउंड मिलके जो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसमें वो दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं होती है. जैसे एग्जांपल क्या है? सोडियम. कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. इसको हम अगर ओपन एयर में भी लेके आते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो रिएक्ट करता है, वो एक्सप्लोड करता है. वैसे ही भी क्लोरीन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है जो सिमिलरली बहुत रिएक्टिव है, तो ये एयर में रिएक्ट करता है. इसको अलग से फॉर्म करके बंद करके रखना पड़ता है.
बट ये जब दोनों कंपाउंड फॉर्म करते हैं, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, इसको हम हाथ में ले सकते हैं, इसको हम खाने में डाल के खाते हैं, इसको हम ऐसे ही खा भी सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, तो वो कितना लेस रिएक्टिव होगा, वो कितना मतलब सिंपल मटेरियल है, बट इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज क्या इसके साथ मैच करेगा? नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड की जो 2, 3, 4 मटेरियल से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। ओके जैसे एग्जांपल क्या था, वाटर का एग्जांपल दिया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। ऑक्सीजन क्या करता है? बॉन्डिंग में हेल्प करता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन की वजह से ही जितने भी बर्निंग प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। हाइड्रोजन क्या करता है? खुद बर्न होता है, हाइड्रोजन खुद जलने लगता है, बट द कंपाउंड वाटर फायर एक्सटिंग्विशर में काम करते हैं, आग बुझाने के लिए काम करते हैं। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है या फिर हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, वो वाटर के प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंपाउंड की कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, तो इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होते हैं? द सब्सटेंस इन which is obtained by mixing 2 or more elements or compounds in a ratio। तो इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कंपाउंड्स हो सकते हैं, इन दोनों को मिला दो, फॉर्म हो गया मिक्सचर। और ये मिक्सचर से कंपाउंड या फिर एलिमेंट हम रिकवर कर सकते हैं इनटू इट्स इनिशियल एलिमेंट्स बाय सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस। तो इसको जो रिकवर करना है उसके प्रोसेस क्या होगी? एक सिंपल प्रोसेस होगी, जैसे विंड। अब एयर अगर है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर वेपर रहता है। इन सब को हम अलग कर सकते हैं बाय सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस, या फिर हमने सॉल्ट वाटर बनाया है। सॉल्ट वाटर कैसे? वाटर था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, सॉल्ट वाटर फॉर्म हो गया। अब दिस इज अ सॉल्यूशन और दिस इज अ मिक्सचर। ये मिक्सचर है, इसको हम हिट करते रहे। अब इतना हिट किया, इतना हिट किया, इतना हिट किया कि जितना भी पानी था वो सारा बॉयल होके इवापोरेट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करते ही ये सारा इवापोरेट हो गया, नीचे की तरफ सिर्फ नमक नमक पड़ा हुआ है। सिंपल प्रोसेस है, बस हिटिंग करने पे ही ये जो मिक्सचर था उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों अलग हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर के लिए क्या है कि जो एलिमेंट्स है या फिर जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स है उसको हम सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। कंपाउंड सिंपल प्रोसेस पे अलग नहीं होता। यहीं पे अगर हमें NaCl को अलग करना है तो क्या होगा? इसको पहले मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करके लिक्विड करना है, ये लिक्विफाई होगी, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें ये मेल्टिंग जो लिक्विड है, NaCl की लिक्विड है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो करंट पास होने के बाद दोनों ये सोडियम और क्लोराइड दोनों अलग हो जाएगा। एंड दिस इज अब कहीं पे अगर करंट पास कराना पड़ रहा है तो दैट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस। सिमिलरली वाटर, अगर हम वाटर देखें तो वाटर को अलग करने के लिए वाटर में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें अलग करना है तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा कैथोड एनोड लगा के। तो एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन, ये वाटर था, वाटर से दोनों अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, एटलीस्ट हीटिंग से तो डिफिकल्ट प्रोसेस है, हीटिंग से तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। तो इसीलिए मिक्सचर क्या है कि इसको सिंपल प्रोसेस में हम अलग कर सकते हैं।
अब आते हैं मिक्सचर्स के टाइप में। मिक्सचर दोनों टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन और ऑल्सो कोलॉइड। तो इसके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जैसे अगर पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दिया तो पूरा घुल जाता है। अब पानी में चीनी डालने के बाद कैसा सिचुएशन होगा कि पूरा ही पानी जितना है पूरा ही मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ कम मीठा है, नीचे की तरफ ज्यादा मीठा है। अगर आप अच्छे से उसको मिक्स करेंगे तो पूरा पानी सिमिलर टाइप की स्वीटनेस से भर जाएगा। दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड क्या है, कोलॉइड पे मिलते तो हैं, मिक्स हो जाते हैं, पर एक दूसरे के साथ घुलते नहीं है। कैसे, पानी में अगर आप चॉक पाउडर डालते हैं या फिर चूना पाउडर डालते हैं या फिर जो टेलकॉम पाउडर होता है उसको डाल देते हैं, तो क्या होगा कि आपको आप अलग नहीं कर पाएंगे, बट दोनों घुल मिलेगा भी नहीं ठीक से। एटलीस्ट शुगर या फिर सॉल्ट की तरह तो मिक्स नहीं होगा। तो अगर चॉक पाउडर है वो सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा, वो इसके साथ वाटर के साथ चॉक मिक्स हो जाएगा, बट स्वीट की तरह तो मिक्स नहीं हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड कोलॉइड। हेटेरोजेनस में भी क्या है, सस्पेंशंस होते हैं एंड कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। Homogeneous mixture is formed by the addition of components in fixed proportions. जैसे अगर 100 ml का वाटर है तो इसमें हम 20 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे होती है। द प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ ईच पार्ट आर सेम। इसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट के लिए बोल रही थी, जैसे मैं शुगर मिक्सचर के लिए बोल रही थी। These are homogeneous mixture. Heterogeneous mixture क्या है? These are formed by mixing indefinite proportions. The properties of each of the parts and the components are different. जैसे गान पाउडर, फॉग। फॉग के बारे में बात करते हैं। फॉग क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर है, अगर मान लीजिए एक सरफेस है, एक टेबल है जो बाहर रखा हुआ था ठंडी के टाइम पे, उसके ऊपर फॉग जम गया है। दिस इज फॉग। अब ये ठंडा सरफेस है एक, इसके आसपास, इस टेबल के आसपास फॉग सबसे ज्यादा कहां पे होगी, एकदम टेबल के सरफेस के ऊपर। सबसे कम कहां पे होगी, जितना हम दूर जाएंगे, जितना हम दूर जाएंगे उतनी फॉग कम होता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अगर हम इसको पिक्चर की तरफ देखें तो होमोजेनस मिक्सचर पे क्या होता है, जैसे शुगर पार्टिकल्स है वो सारे वाटर पार्टिकल्स के साथ बीच बीच में मिले हुए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसे था, फॉग का मैंने बताया कि ये टेबल सरफेस है, मान लो टेबल सरफेस के ऊपर ये फॉग का पार्ट है। अब जितना ऊपर जाएंगे वो उतना कम होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो अब मिक्सचर को सेपरेट कैसे करना है। अब मिक्सिंग अगर हुई है और मिक्सचर से दो जो सब्सटेंसेस था, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स था, उसको हम सिंपल तरीके से अलग कर सकते हैं। हमने पता कर लिया। अब मिक्सिंग, अब ये सेपरेशन का प्रोसेस क्या रहेगा। मिक्सिंग तो हमने बस डाल दिया, मिक्स हो गया। सेपरेशन कैसे हो सकता है, अब पानी में हमने अगर नमक डाल दिया तो उसके लिए तो कोई प्रोसेस नहीं है, उसको हम ऊपर से भी डाल सकते हैं, चम्मच से डाल सकते हैं, करछी से डाल सकते हैं, कुछ भी करके डाल सकते हैं, बट सेपरेट कैसे करेंगे। तो एक प्रोसेस है, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड मिक्सचर को इस प्रोसेस में सेपरेट करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड मिक्सचर क्या था, जो कॉमन सॉल्ट था,
दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो नहीं है, उसको हम किसी प्लांट से, एनिमल से या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म से तो नहीं लेके आ रहे हैं, वो हमें समुद्र के साइड से मिलता है या फिर रॉक से मिलता है, कॉमन सॉल्ट है वो। तो दैट इज इनऑर्गेनिक मिक्सचर, जो इनऑर्गेनिक है। अब इसके साथ वाटर डाल दिया तो वो एक मिक्सचर हो गया, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज आती है। एक है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे पानी में ऐड कर रहे हैं तो वाटर इज सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है, और सॉल्यूट क्या है, NaCl, इसको हमने डाला है तो वो होते हैं सॉल्यूट। अब इसमें इम्प्योर मिक्सचर रखा हुआ है, इसको हम पहले क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, घुलेंगे इसको। उसके बाद क्या है कि ये सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर वाटर है तो इसको 100 डिग्री के ऊपर हीट करेंगे, तो ये हीट अगर होता रहेगा तो जो हॉट सॉल्यूशन रखा था वो, अगर हमने ये टेम्परेचर हटा दिया, अगर बर्नर है या फिर गैस है उसको हटा दिया है, तो जो पूरा मिक्सचर था वो फिर से सॉलिड हो वो फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे टेम्परेचर जब कम होता है तो ये जो इम्प्योरिटीज था ये नीचे की तरफ क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, इसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। और इस क्रिस्टल को हम फिल्टर पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं। कोल्ड सॉल्यूशन इज poured off to obtain the crystals by pressing them between the sheets of filter paper। तो अगर दो ऐसे फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर हमने यहाँ से जितने भी पानी है सब निकाल दिया, उसके बाद नीचे का जो ये पार्ट है इसको हमने दो फिल्टर पेपर के बीच में रख लिया, तो पानी जितना था सोख हो जाएगा, एंड उसके बाद फिल्टर पेपर पे ये सारे सॉल्ट हमें मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो अब फिल्टरिंग के बाद क्या होता है, द सॉल्यूशन इज स्लोली कूल्ड एट लो टेम्परेचर। अब कूलिंग के बाद क्या होगा, जैसे ही ये हमने गैस को हटा दिया तो कूलिंग के बाद क्या होगा, जो प्योर सब्सटेंस है वो नीचे क्रिस्टल की तरह फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज सेपरेटेड in ethyl alcohol by heating it at the temperature of 348 डिग्री टेम्परेचर, 348 केल्विन टेम्परेचर पे सॉल्ट एंड शुगर का जो मिक्सचर है उसको हम इथाइल अल्कोहल पे अगर डालते हैं तो दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि हम किस प्रोसेस पे इसको अलग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मोस्टली किसके और किसके बीच में होता है, इसमें दोनों ही लिक्विड होनी चाहिए। ओके, तो टू और मोर टाइप्स ऑफ लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। कैसे, और ये डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है पता है, दारू बनाने में, अल्कोहल फॉर्मेशन के टाइम पे ये डिस्टिलेशन बहुत काम आता है। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं इवेपोरेशन। यहां तक ये जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हीट किया है तो ये जो लिक्विड था ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होके ऊपर की तरफ आएगा, तो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और उसके बाद जो प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि जो वाटर वेपर है या फिर जो वेपर है, लिक्विड की वेपर है, वो बाद में लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, ये फिर से लिक्विड है तो बाद में ये फिर से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, कंडेंसेशन था। ये वाला प्रोसेस याद है ना, लिक्विड से जैसे ही गैस फॉर्म होता है एक कंडेंसेशन होगी, गैस से जैसे ही लिक्विड फॉर्म होती है तो वो कंडेंसेशन होती है, और लिक्विड से जब गैस होती है तो इवेपोरेशन होती है। सिमिलरली
लिक्विड से सब वेपर फॉर्म हो रहा है तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस है, वेपर से फिर से लिक्विड फॉर्म हो रहा है तो कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो प्रोसेस में करते क्या है, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये जो लिक्विड है इसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये जैसे ही हीट होंगे तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। अब मान लीजिए दो अगर लिक्विड है, एक का 100 डिग्री वाटर टेम्परेचर है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, एक का 300 डिग्री है। तो ये जो 100 अगर हम 70-80 तक पहुंचते हैं हीट बढ़ा के या फिर 100 तक पहुंच जाते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब इवेपोरेशन हो गया, हमें यहाँ पे थर्मोमीटर से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना हुई है, तो सारे वाटर वेपर यहाँ पे जाके रह जाएगा। अब क्या करते हैं, और इसमें दूसरा जो लिक्विड है वो यहीं पे रहेगा क्योंकि 100 डिग्री पे अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो 300 की जो लिक्विड है, लिक्विड मान लीजिए बी, तो बी लिक्विड तो यहाँ से इवेपोरेट नहीं होगा तो वो यहीं पे रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये होता है कंडेंसेशन ट्यूब, इसको कंडेंसर कहते हैं। यहाँ से हम वाटर फ्लो करते हैं नीचे की तरफ से, तो ये जमते 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 ऊपर तक पहुंचेगा और यहाँ से टेम्परेचर को हम वाटर को हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर आउटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से हम कोल्ड वाटर को अगर फ्लो करा रहे हैं तो इस एरिया पे जितने भी वाटर वेपर था वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होके वाटर अगर है तो ठंडा जैसे ही होगा वो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। तो ये जो लिक्विड था ये यहीं पे रहेगा, वाटर फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा। वाटर फ्लो करके दूसरा जो पॉट है उस पे हम रख सकते हैं। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर वाटर होगी। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस लेबोरेटरी में बहुत यूज होता है, इवन डिफरेंट लिक्विड को अलग करने के लिए यूज होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहा मैंने कहा था, सॉलिड से गैस पे सब्लिमेट होती है। एग्जाम्पल क्या था, नैप्थोलिन, पहले बड़ा था उसके बाद छोटा हो गया, ठीक है, एंड कुछ दिन बाद वो रहता ही नहीं है, कुछ दिन बाद वो है ही नहीं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें हम क्या करते हैं, दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। दो सॉलिड के मिक्सचर अगर एक साथ हो गया है तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये होती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉट की भी जरूरत नहीं होता है। वहां पे जैसे डिस्टिलेशन पॉट था, कंडेंसर की जरूरत था ट्यूब की, यहाँ पे वो भी नहीं चाहिए। बस एक आप चाइना डिश में या फिर प्लेट में, कांच की प्लेट में वो जो आपका मटेरियल मिक्स हो गया है, यहाँ पे मिक्सिंग मटेरियल क्या है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, तो एमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों मिक्स हो गया है। तो आपने यहाँ पे रख लिया, इसको हीट करने लगे, एमोनियम क्लोराइड जल्दी इवेपोरेट हो जाता है तो एमोनियम क्लोराइड की वेपर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या किया, अब एमोनियम क्लोराइड को हमें एक जगह पे रखना भी तो है। इसको हम अगर कंटिन्यूअसली बॉयल करते रहे या फिर हीटिंग करते रहे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉटन प्लग से इसको बंद कर दिया है बेसिकली। और उसके बाद क्या करना है, ये जो फानेल है, फानेल के ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर लगा दिया जो भीगा हुआ है, या फिर कोई कपड़ा है उसको हमने भिगा के इस चारों तरफ लगा दिया है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर कम होगी तो एमोनियम क्लोराइड का जो वेपर था वो यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो ये सॉलिडिफाइड है और नीचे की तरफ सोडियम क्लोराइड अभी भी है। और इसका हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि नॉर्मल कंडीशन पे भी नैप्थोलिन होता है, अगर हम हीट करेंगे तो एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर से, दोनों ही सॉल्ट है, एमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और जो कॉमन सॉल्ट है वो तो सॉल्ट है ही, तो दोनों अगर मिक्स हो जाए कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है।
और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या था, सॉल्ट था, सॉलिड था, वो लिक्विड फॉर्म हुआ ही नहीं, डायरेक्टली गैस पे ट्रांसफर हुआ, गैस से फिर से सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस इन व्हिच, तो ये प्रोसेस क्या है, ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स इज सेपरेटेड इन व्हिच वन सॉलिड सब्लिमेट्स एंड द अदर डजंट। तो यहाँ पे वन सॉलिड क्या था, सब्लिमेट किसने किया, अमोनियम क्लोराइड ने किया, और दूसरा कौन सा नहीं किया, सोडियम क्लोराइड ने नहीं किया। ठीक है, तो बाय दिस मेथड कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, दीज कैन बी सेपरेटेड। आई होप समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर। तो अगर क्लियर नहीं होता है आप लोग कांटेक्ट करें कोई भी परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में, और किसी को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिक्विड अगर हैं और सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको अलग कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट सबके कम और आसपास के होने चाहिए। अगर आसपास की होगी तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग जो लिक्विड है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम मान लीजिए, दिस इज क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है उसको हमने यहां से पास करना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने रखा 400 डिग्री। जैसे ही 3, अब यहाँ पे अगर 400 टेम्परेचर है तो जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होती रहेगी, टेम्परेचर कम होगी क्योंकि सोर्स तो एक ही है। तो 370 डिग्री सेल्सियस में फ्यूल ऑयल अलग हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस में डीजल अलग होता है, 200 में केरोसिन अलग होता है, 150 में पेट्रोल अलग हो जाता है, ब्यूटेन प्रोपेन ये जो है 20 डिग्री पे अलग हो जाता है। और क्रूड ऑयल के एकदम नीचे जो इम्प्योरिटीज रहता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट ये सब फॉर्म करता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, प्योर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ब्यूटेन एक्सेट्रा दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिनरल ऑयल और द क्रूड ऑयल। ठीक है, तो लिक्विड के लिए हमने क्या देखा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द गुड प्रोसेस। इसमें क्या है कि एक ही सोर्स रखेंगे जो हाई टेम्परेचर सोर्स है, और जो डिस्टिलेशन चेम्बर है वो चेम्बर में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो एक एक जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। जैसे फ्यूल ऑयल सबसे पहले अलग होगा, उसके बाद डीजल 300 पे, 200 पे केरोसिन अलग होगा, पेट्रोल 150 में अलग होगा, एंड ब्यूटेन प्रोपेन 20 डिग्री में अलग हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस जो जहां पे लिक्विड्स अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोमाटोग्राफी, ये साइंटिफिक मेथड बहुत यूज होता है लेबोरेटरी वर्क्स में। इस मेथड में क्या होता है कि 2-3 अलग टाइप के अगर सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्यूट होते हैं तो उसके मिक्सचर को भी हम अलग कर सकते हैं। कैसे, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके। तो ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल दिया हुआ है, जहां पे पेपर में ये पॉइंट पे आप सॉल्यूशन डाल देते हैं और ये पेपर है, इसको आपने एक ऑर्गेनिक सॉर्बेंट पे या फिर एब्सॉर्बेंट बोलते हैं इसको, एब्सॉर्बेंट सब्सटेंस में या फिर सॉल्वेंट पे इसको आप रख लेते हैं। तो ये जो मिक्सचर है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे सॉल्यूट्स होगा, तो उसके एब्सॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करके कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जो ग्रेइश है वो सबसे नीचे है, उसके बाद ब्लूइश, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो एंड रेड। ये सारा क्या हुआ, अपने अपने एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके, अपने मास के ऊपर डिपेंड करके ये एक दूसरे से अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होते हैं, ऐसे चेम्बर क्रोमेटोग्राफी भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट पेपर क्रोमेटोग्राफी एक स्पेसिफिक टाइप है इसका। ठीक है, तो सॉल्वेंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो ये जितने भी सॉल्यूट है ये भी मूव करता है। ठीक है, तो क्या है कि दे आर एब्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस in an absorbent substance, this is the absorbent substance, thus they are separated.
तो ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। इस मेथड पे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मिक्सचर अगर होता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मिक्सचर में क्या होगी, वो इनसॉल्युबल है वाटर में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या है कि जैसे सॉल्ट, उसमें उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा, बट हर एक चीज नहीं होता ना, जैसे चौक नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है, तो वो सारे इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट becomes volatile in if steam is purified। तो नॉर्मल वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट स्टीम में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है तो वो हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक हीट सोर्स रहता है जिसपे हम हॉट स्टीम फॉर्म करते हैं, एंड बीच में यहाँ पे जो ऑयल है उसको रख लेते हैं, जो मान लीजिए कि वाटर में इनसॉल्युबल है बट स्टीम में सॉल्युबल है। तो ऐसा कोई अगर सब्सटेंस है उसको हम रखते हैं, और उसके बाद यहाँ से स्टीम जा रहा है और ऊपर उसमें एसेंशियल जो वेपराइज्ड ऑयल है। अब इसमें मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्टीम है, ओके, और हमने मिंट को रखा है। मिंट के पत्ते होते हैं, उसको हम कितनी भी काट ले वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, जितना भी छोटा कर ले नहीं पॉसिबल है। लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास को हम कितना भी काट ले वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, बट उसके अगर हम पत्ते को स्टीम करें तो वो वेपर में सॉल्युबल हो जाता है। तो क्या करते हैं कि प्लांट के रॉ मटेरियल्स को हम स्टीम में रख देते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो स्टीम के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे मिंट ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, वो सारे ऐसे वेपर फॉर्म कर लिया। एंड वही वेपर क्या करता है, हम इसको अगर कंडेंसेशन के थ्रू फ्लो करेंगे, कंडेंसेशन में क्या होगा कि हम यहाँ पे वाटर फ्लो करेंगे तो जो वेपर था वो वेपर फिर से वाटर फॉर्म हो जाएगा, बट उस वाटर में जो एसेंशियल ऑयल है वो मिक्स्ड रहेगा। तो उसको हम उस एसेंशियल ऑयल को हम अलग से एक जार में या फिर एक बीकर में रख लेंगे और कंडेंस्ड वाटर को हम अलग से रख लेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन हमने कितने टाइप के पढ़ा है, एक नॉर्मल डिस्टिलेशन, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा है स्टीम्ड डिस्टिलेशन, ओके। तो बाय दिस मेथड दो substances are specifically purified which decomposes at their boiling point like acetone, methyl alcohol, ये सारे हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको स्पेसिफिकली क्या याद रखना है कि एसेंशियल ऑयल जितने भी होते हैं ये जितने भी होते हैं सारे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं। जैसे मिंट हो सकता है, लेमन ग्रास हो सकता है, या फिर यूकैलिप्टस ऑयल हो सकता है, राइट। और कौन कौन से ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल, these are all formed by this steam distillation process, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। these are some things, जो भी चीज इसके साथ साथ रह गया, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे सॉल्यूशन में फॉर्म होते हैं, ये सारा चीज जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब ये एक चीज हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन में कुछ कुछ चीजें मिक्स हो रहा है, कुछ कुछ चीजें नहीं हो रहा है, क्यों। जैसे चॉक पाउडर वो कोलाइड फॉर्म कर रहा था बट सॉल्ट ट्रू मिक्सचर फॉर्म कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, ये चीज हमें जानना है। इसका रीजन क्या है, इसका यही रीजन है जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ओके, चलो ऑक्सीजन को बड़ा कर लिया, एक हाइड्रोजन
और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, तो नॉर्मल जो NaCl का मॉलिक्यूल होता है दैट इज दिस मच, तो ये क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ये आ गया आपके कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूल, या फिर ये था सुगर मॉलिक्यूल, ये था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके बीच में सुगर मॉलिक्यूल आ सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जितना छोटा सा जगह था, अगर सॉल्वेंट के बीच में उस छोटे जगह पे सॉल्यूट अंदर आ सकता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। बट अगर वो नहीं आते, अगर वो नहीं आ पाते, जैसे ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है और ये है चॉक का मॉलिक्यूल, ये होता है चॉक का मॉलिक्यूल। अगर इतना बड़ा है तो वाटर अलग रहेगा, चॉक के मॉलिक्यूल अलग रहेगा, पर दोनों साथ में ही रहेगा। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, कोलॉइड फॉर्म होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता, बट दोनों अलग भी नहीं होते। और अगर आप चॉक के सॉल्यूशन को छन्नी से पोर करेंगे तो वहां से चॉक और वाटर अलग भी हो जाता है। तो दैट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन, दोनों को आप मिला रहे हैं बट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे साथ जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बिकॉज कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट होता है, सबके एक एक प्रॉपर सोर्स होते हैं, साइंस के नहीं है। इसलिए अगर अच्छा आपको मार्क्स लाना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। एंड आई होप मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।